मैं इनमें से बेचारों को किसी को लीडर ही नहीं मानता, ये तो बस मजे करने के लिए आए। थोड़ा सा मसाइल ये हो रहे हैं कि वो बीच में से जो उन्होंने कट किया चीज़ें, तो एकदम ज़्यादा लोड उठा नहीं पा रहे, तो ज़्यादा सा अच्छा होना ये था, ये टेस्ट कमिंग नेक्स्ट वीक होना था। अब वो 12 रबीउल की भी एक छुट्टी आ रही है नेक्स्ट वीक। अब वो एक छुट्टी कर लें, एक टेस्ट कर लें, एक क्लास से कम नहीं चलेगा। तो इसलिए टेस्ट को वो एडजस्ट किया हमने, 15 दिन की बजाय 3 हफ्ते भी किया, क्योंकि वो एक छुट्टी 12 रबीउल की देना ज़रूरी है, अदरवाइज मैं मुसलमान नहीं रहूँगा। हाँ, वो सब मुझे मुसलमानों से खारिज कर देंगे। हम तो ये कहते हैं ना, फौरन काफिर का फतवा लगाने में तो हम तो हातिम लोग हैं यार। तो ये जो है इंशाल्लाह ताला टेस्ट जो है मैंने तुम्हें नोटिस दे दिया। सेकंड चीज़, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जब हमने ऑनलाइन अच्छी नीयत के साथ उसको दिया कि बच्चे उसको इन आउट को बिल्कुल बेहतर तरीके से फॉलो करेंगे, छुट्टियों का एक मसला बन गया है। तुम्हारे ग्रुप में भी और तुम्हारे बाद पहले वाले ग्रुप में भी छुट्टियां बड़ी कसरत से हो रही हैं। अब छुट्टी का क्या फार्मूला था? छुट्टी करोगे तो क्या होगा? वालिद साहब को लेके आना है, बड़ी सिंपल बात है। और कब लेके आना है? क्लास जब भी आओगे, नेक्स्ट डे नहीं, जब भी तुम आओगे। अल्लाह मैं तुम्हें 3 हफ्ते बाद तौफीक दे, नेक्स्ट डे थोड़ी है। जब भी तुम आओगे आधे घंटे पहले वाले सबको लेके आना है। वालदा नहीं चलेंगी, बड़ा भाई चचा नहीं चलेंगे। जितनी आपको छुट्टियां करनी है, आपके मसाइल हैं, आप बिल्कुल कीजिए। मेरी एंड अटेंडेंस में बिल्कुल वैसी लूँगा, ऑड एंड इवन। हालांकि मैंने एक ऑप्शनल तुम्हें दे रखा है, कुछ इस ग्रुप में लोग फॉलो करने लगे हैं कि जनाब आप अपनी इवन आउट को छोड़ के कंटिन्यूस 3 दिन फिजिकल क्लास में आ जाए। कोई ऐसी मसला नहीं है, क्योंकि उसको जब मैंने दिया तो मैंने छोटा सा स्टैटिक डेटा देखा। आजकल तुम देख रहे हो कोरोना के केसेस लोग कह रहे हैं बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, कराची में नहीं बढ़ रहे। एंड मैंने ये स्टैटिक डेटा कोई 20 दिन का उठा के देखा वेबसाइट से, जहाँ पे हर शहर का कोरोना का पड़ा हुआ है। कराची में जब तुम्हारे स्कूल कॉलेजेस खुले थे, यानी 15 सितंबर के राउंड में 200 केसेस पड़ रहे थे, एंड आज भी लगभग 200 केसेस हैं। अभी 4 दिन पहले कराची में 180 केसेस थे, शायद कल 215 थे। एवरेज उन 20 दिनों का 200 ही बन रहा है। ये जो बोलते हैं ना सियासतदान, ये सब अपने मकासद से आजकल गवर्नमेंट बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है ताकि जलसों में लोग ना जाएं। एंड दूसरी चीज़, जो केसेस बढ़ रहे हैं आजकल मुल्क में, वो गिलगित एंड बल्तिस्तान में बढ़ रहे हैं, वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। तो सब गुटमेड है। स्टैटिक डेटा देखना है तो पर्टिकुलर देखो। हम तो अपने शहर से पर्टिकुलर इस वक्त हैं, हम में से बहुत कम लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं जो आउटसाइड ट्रैवलिंग करते हैं, आउटसाइड द सिटी, बिल्कुल ना के बराबर में वो लोग हैं। तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए मैं कह रहा हूँ कराची में मेरे हिसाब से तो सॉफ्ट कर देना चाहिए। एंड मैंने लास्ट टेस्ट में भी अनाउंस किया था कि अगर आपको फिजिकल आना है आप फिजिकली आ सकते हैं 3 दिन, बट ऑड एंड इवन को सख्ती से फॉलो करेंगे। मिसाल के तौर पे आज हमारी कौन सी है? ऑड क्लास है, इवन क्लास है। एक ऑड वाला भी आज आ गया और बाद में वो अपने ऑड वाले दिन में नहीं आ रहा, नहीं वो एब्सेंट लगेगी। आपका एहसान नहीं है, आपका फार्मूला है मेरा। और एब्सेंट लगने का मतलब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? आधा घंटे पहले, बार बार कह रहा हूँ, वालिद साहब को 5 मिनट पहले लेके आते हैं, मैं नहीं मिल पाऊंगा। आधे घंटे पहले वालिद साहब से मुलाकात कराएं। अगर मैं मुतमईन नहीं हुआ तो अगला टेस्ट नहीं होगा। इसमें ये शर्त नहीं है वालिद साहब आ गए तो खत्म हो गई सारी बातें। वो मुतमईन करें क्या मसला है। बेसिक चीज है छुट्टियां अवॉइड करना। उसमें मैं भी रोल मॉडल बना हुआ, मैं भी छुट्टी नहीं कर रहा। क्या क्या क्राइसिस होते मैं नहीं कोई डिस्कस करना चाहता। छुट्टी हर एक को अच्छी लगती है, तो प्लीज छुट्टियों को, हम बैठे क्यों यहाँ? अगर छुट्टी करने बैठे हैं तो फिर ज्वाइन क्यों किया था? फिर तो मसला ही हल हो गया। तो कोई भी अब छुट्टी करेगा, क्लियर सुन लो, बगैर वालिद साहब के नहीं आएगा। हाँ, तुम्हारा दिन है, मिसाल के तौर पे
अगली ये जो है इवन दिन है, तुम्हें आना है इवन वालों को। ऑड वाला आया उसकी मेहरबानी, लेकिन ऑड वाला अपनी तारीख में आएगा लाजमी, वहां मेहरबानी नहीं है। मतलब ये सब कुछ जो मुझे करने में मजबूर किया गया, बहुत मुश्किल में मैं आ गया हूं। अभी हम थोड़ी देर में तुम्हारे बुक के सवाल भी करेंगे, लेकिन मैंने कुछ आखिर में दिए थे 5-6 सवाल। एक्चुअली बुक में जो सवाल हैं उसमें कहीं पे भी किसी सवाल में 1-1 प्रूव ही नहीं हुआ, किसी सवाल में ऑन टू प्रूव ही नहीं हुआ। तो वो बुक से तो बुक वाले ने तो बस काम चलाया है। अब इन 5 मिसालों से मैंने तुम्हें फंक्शन से बचा लिया। हम फंक्शन के प्रोसेस में नहीं जाते, डायरेक्ट मैप बना दिया उस फंक्शन का, उसमें दिखा दिया डोमेन ये है, रेंज ये है। अब क्या है, अब डिसाइड करना है क्या पहला पार्ट फंक्शन है या नहीं है। बिल्कुल फंक्शन है क्योंकि डोमेन यूनिक है। दूसरी चीज डिसाइड करनी है क्या रेंज यूनिक है। हाँ भाई, रेंज भी यूनिक है, तो लाजमी तौर पे ये क्या हो गया, 1-1 भी हो गया। और क्या है, रेंज का कोई मेंबर फारिग तो नहीं है। आई मीन 5 के साथ एक मेंबर एसोसिएटेड है, 10 के साथ भी एक मेंबर, हर मेंबर रेंज का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने क्या कहना है आखिर में, हमने कहना है पार्ट 1 में कि ये फंक्शन है। फंक्शन के साथ साथ ये क्या है हमारे पास, 1-1 भी है, और क्या है, ऑन टू भी। ये हमें छोटी सी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी थी। इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर चलें एंड सेकंड पार्ट में देखें। सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है भाई, सेकंड पार्ट में फंक्शन तो है। क्यों है फंक्शन, डोमेन जो है वो हमारी क्या है, यूनिक है, और एक डोमेन दोबारा यूज नहीं हो रही है। ये क्या है, 1 नॉट 1-1, 1-1 नहीं है। 1-1 क्यों नहीं है, क्योंकि रेंज का एक ही मेंबर बार बार दोहराया जा रहा है, यूनिक नहीं किए। मतलब बच्चे यहाँ पे चाहो तो पूरा वजह लिख लो, नॉट 1-1 के बाद ब्रैकेट में आगे ले लो, रेंज इज रिपीटिंग, रेंज इज नॉट यूनिक। मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि 4 महीने बाद, 1 साल बाद एप्टीट्यूड के मौके पे तुम भूले गए सब, एंड तुम्हारा लिखा हुआ तुम्हें सपोर्ट करेगा, मुझे नहीं करेगा। देन इसके बाद क्या है, ये ऑन टू है। क्यों, रेंज का एक ही मेंबर और वो यूज हो गया। एक ने कहा कई दफा यूज हुआ, ऑन टू पे ये पाबंदी नहीं है। ऑन टू की सिर्फ पाबंदी है रेंज का मुकम्मल यूज होना, एंड रेंज मुकम्मल यूज हो गई, यस इट इज ऑन टू। हाँ भाई, कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 3। क्या देख रहे हो पार्ट नंबर 3 में, 11 डोमेन का कोई एसोसिएटेड मेंबर ही नहीं है। एक बिल्कुल मैंने नया सिनेरियो तुम्हें दिखाया, इस पे तुमने सोचा ही नहीं था कि अगर डोमेन ही यूज ना हो तो क्या होगा, नॉट ए फंक्शन। हमने फंक्शन की एक ही तरफ से तारीफ की थी, क्योंकि उस वक्त तुम बहुत जूनियर थे, कि डोमेन यूनिक होना है, डोमेन यूनिक होना है, डोमेन यूनिक होना और फुल यूटिलाइज होना है। अब जब वो फंक्शन ही नहीं है, मैं आगे के फेस खत्म कर दूंगा, ना उसका ऑन टू देखूंगा, ना उसका मैं जो है 1-1 चेक करूंगा। एक नई बात आ गई हमारे पास कि डोमेन भी पूरी यूज हो। एक एक बारीकी बता रहा हूं। हाँ, पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में फंक्शन तो है। फंक्शन क्यों है, डोमेन आपकी यूनिक है। देन उसके बाद नॉट 1-1, 1-1 नहीं है, और जब 1-1 नहीं है तो ये ऑन टू तो लाजमी है। अब देखो, मैंने जो पहला पार्ट किया था उसमें भी अगर तुम्हें याद आए, वो भी ऑन टू था, ये भी ऑन टू, सॉरी वो 1-1 था बट ऑन टू भी था। ये 1-1 है लेकिन ऑन टू नहीं है।
ऑन टू के लिए तो हमने क्या तय किया है कि जनाब रेंज का कंप्लीट यूज होना, रेंज यूज हो रही है, रेंज के 3 मेंबर है, भले वो दोबारा यूज हो जाए, लेकिन 1-1 होने के लिए रेंज का यूनिक होना है। तो ये 1-1 नहीं है, लेकिन क्या है, ये ऑन टू। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में क्या करें हम? पार्ट नंबर 5 में सबसे पहले तो ये फंक्शन है, फंक्शन के बाद ये क्या हमारे पास 1-1 है, वेरी गुड। नॉट ऑन टू को क्या कहते हैं? तो अच्छा वर्ड नहीं है नॉट ऑन टू, ज़्यादा बेहतर वर्ड है इनटू, और नॉट ऑन टू भी चल जाएगा हमारे यहाँ तक। तो मतलब अगले सालों में तुम एप्टीट्यूड में, देन एप्टीट्यूड के बाद जहाँ पे भी तुम्हारा सिलसिला शुरू होगा, फंक्शन बहुत यूज़ होगा। वो मुझे मेरे बरसों पहले एक स्टूडेंट आया, कहने लगा फंक्शन चेक करने के लिए हम तो ये तरीका करते हैं, तो मैंने बता दिया ऑन टू के लिए ये होता है। कैसा सब आपको आता है? मैं मुझे आता है, इंटर में पढ़ा नहीं सकता, वो दिया नहीं है। हम इंटर को इंटर की महदूद में पढ़ा रहे होते। एक नॉलेज इतनी बड़ी है, आपको इतनी सी देनी है, मैं इतनी ही दूंगा, क्योंकि बयान दूंगा तो भाई ये नॉलेज ओवर एक्सीड हो जाएगी, बाकी नॉलेज मुश्किल में आ जाएगी। ये अभी काफ़ी है हमारे पास। मतलब ये सवाल 40-45 मिनट में अकेला होना था, एंड एक एक तफसील उसके सामने लिखनी है। मेरे लिए नहीं, अपने लिए लिखो कि क्यों नहीं है, क्या हुआ है। क्वेश्चन 8 याद करो। क्वेश्चन 8 के लिए वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, तो मैंने क्वेश्चन 8 को छुपा दिया, क्वेश्चन 6 लिया है। एंड यहाँ क्वेश्चन 6 को दोबारा मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि जब मुझे मेंबर्स मिलेंगे उसके फंक्शन के रिलेशन के, देन वो सब कुछ जो उसने क्वेश्चन 8 में पूछा मैं जवाब दे पाऊँगा। एंड मैंने फ़ौरन अंदाज बदल लिया। इनपुट रियल वैल्यू से आउटपुट रियल वैल्यू दोनों साइड आ रहा है, रियल के। एंड वो क्या कह रहा है फॉर्मूले में, उसने एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 0 और 1, कब x बिलोंग्स टू q और x बिलोंग्स टू r माइनस क्यू। हाँ क्या था, √3 r माइनस क्यू इरेशनल है, उस पर जवाब क्या आना चाहिए, उस पर 1 आना चाहिए। 1/5 इज ए रैशनल वैल्यू, उस पर जवाब क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और ये हमारा सॉरी एक चीज़ रह गई, फंक्शन f। और 2 पे क्या होना चाहिए, 2 पे जवाब क्या आना चाहिए, 0 रैशनल वैल्यू है। कल हमने सॉल्व किया, पाई पे क्या आना चाहिए जवाब, इरेशनल 1 आना चाहिए। और 1.5 पे क्या जवाब है, बल्कि 0 को मैंने अलग अलग क्यों लिखा दिया, जब एक ही लिखा और ये एक ही लिखा। अब जब ये लिस्टिंग मुकम्मल हो गई तो हम इस काबिल हैं इसको समझ सकें। वो कह रहा है ये 1-1 नहीं है, क्यों नहीं है 1-1? तुम देख रहे हो 1 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है, तुम देख रहे हो 0 क्या हो रहा है, 1 से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो रहा है। रीज़न दे दो ना। नॉट 1-1 एट रेंज इज नॉट यूनिक, नॉट 1-1, 1-1 नहीं है। उसके बाद दूसरा चीज़ कह रहा है ऑन टू। ऑन टू के लिए रेंज का मुकम्मल यूज़ होना। रेंज है क्या, रियल वैल्यूज़। रियल वैल्यूज़ क्या होती हैं, आयोटा को छोड़ के जो भी नंबर है वो रियल वैल्यूज़ है। रियल वैल्यूज़ नेगेटिव भी होती हैं, फ्रैक्शन में भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, हर किस्म का नंबर रियल वैल्यूज़ होता है, डेसिमल वैल्यूज़ में भी होती है, बट आयोटा नहीं होता। हमारी रेंज क्या बन रही है, क्या पूरी रियल वैल्यूज़ आ रही हैं? हमारा ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन के साथ सिर्फ 2 जवाब आएंगे। क्या आएगा, 0 and 1, यानी रियल वैल्यूज़ का सबसेट आएगा। पूरी रियल वैल्यूज़ इस्तेमाल नहीं होंगी। नॉट on to, but it is as given range is not used. Reason दे दो, given range is not completely used. अब कल मैंने एक एग्जाम्पल करके दिखाई, देखो बुक में तो सवाल ही नहीं है कि कैसे जो है गिवन रेंज इस्तेमाल होती है पूरी। तो गिवन रेंज का एक मेंबर भी ना इस्तेमाल हो,
अब इस सवाल में रेंज ऑफ द रियल वैल्यूज दी है, लेकिन आएगी क्या? रेंज ऑफ द फंक्शन। तुम खुद देख लो, ये रियल वैल्यू का सबसेट है। रियल वैल्यूज मिलियन ट्रिलियन मेंबर्स हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, उसमें सिर्फ 2 आंसर हैं। तो रेंज मुकम्मल यूज नहीं हो रही गिवन रेंज, इसलिए वो ऑन टू कहलाता है। अब जो फंक्शन 1 1 होगा उसका इन्वर्स निकलेगा। फर्स्ट ईयर में यही समझाते थे, जो ऑन टू होगा उसका ये काम होगा। अब ये सब आइंदा आने वाले दिनों में कंडीशनें लगेंगी कि ये ऑन टू नहीं है तो इसलिए इसमें ये काम नहीं होगा। ये इसलिए समझा रहे हैं बेसिक चीजें यहां पे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा इसने? अब ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा जब तक पहले ये ना किया जाए। आजादी बात, जो तुमने पहले किया था वो तो रिलेशन के तौर पे किया था, अब फंक्शन के तौर पे यहाँ पे सारा काम हो रहा है। तो क्या है मेंबर्स, इत्तेफाक से यहाँ पे भी दोनों सेट रियल वैल्यूज के हैं, फंक्शन एफ है, एंड मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। इमेज ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो 1 माइनस 0 1। देन क्या हो जाएगा जनाब, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3 कहाँ आ रहा होगा, वो यहाँ आ रहा होगा, और उस पर वैल्यू कितनी आ रही होगी 3 पे भी, इत्तेफाक से 1 आ रही। फिर उसके बाद क्या हमारे पास वैल्यू है, √3। √3 पे क्या आ रहा है जनाब, वो वैल्यू आ रही है क्लोज इंटरवल की, और 1 प्लस √3। एंड देन उसके बाद क्या था, 1 पे, 1 इस क्लोज इंटरवल में शामिल है, तो 1 पे क्या जवाब आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एंड क्या हो जाएगा, 5 पे, 5 जो है वो इस जगह वाक़ है, और 5 पे 1 आ जाएगा। फंक्शन तो है क्योंकि डोमेन कोई रिपीट नहीं हो रही। नंबर 2 क्या है, फंक्शन के बाद हमारे पास ये नॉट 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है 1 1? आप देख रहे हो रेंज रिपीट हो रही, नॉट ऑन 2 या इन 2। क्यों नहीं है? क्योंकि रेंज थी रियल वैल्यूज। क्या सारी रियल वैल्यूज इस्तेमाल हो गई? नहीं हुई। देखना, ये जो हमारा डिफाइन है फंक्शन या रिलेशन, इसमें कभी नेगेटिव जवाब नहीं आएगा। गौर करो, अगर -11 यहाँ पुट करो, माइनस माइनस प्लस, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जबकि आप जो दे रहे हैं उसमें नेगेटिव वैल्यू भी दे रहे हैं, यानी रेंज में नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आ रही, तो फंक्शन ऑन टू की तरह बिहेव कर रहा है। यानी जो अलाउ है वो सारी यूज को नहीं कर रहा, कुछ जो है उसमें से कम यूज कर रहा है। देखा ना कैसी अजीब सी बुक है। 2 सवाल दिए उसने 1 1 ऑन टू पे, और दोनों उधार लेके दिए, यानी छठा सवाल करो अपना बना लो यार। एंड दोनों में से किसी एक में 1 1 भी नहीं आया, और दोनों में से किसी एक में ऑन टू भी नहीं आया, और बुक बनाने वाला बुक हाथ झाड़ के चला गया। 29 साल से ये बेअद भी मौजूद है, किसी को परवाह नहीं है। हाँ, परवाह तो जल से गए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल मैंने इवन ऑड का बिहेवियर के लिए बताया था कि हम नेगेटिव वैल्यू से रिप्लेस करके उसका बर्ताव देखते हैं। अब जब नेगेटिव वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, क्या नेगेटिव वैल्यू 0 हो सकती है? 0 तो ना पॉजिटिव में होता ना नेगेटिव में, और बहुत ज़्यादा था पॉजिटिव में। तो हमने यहाँ वही करना है, रिप्लेस x बाई -x, एंड सवाल की नौयत देखते हुए वेयर
x is not equals to बड़े आराम से रिप्लेस कर दिया, उसको लिफ्ट ही नहीं कराया क्योंकि वो ऑड इवन में देखे ही नहीं जाएगा, ये पार्ट ऑड इवन बनाएगा। रिप्लेस किया, क्यों मॉड क्या करेगा, नेगेटिव साइन को पी जाएगा, माइनस में बाहर ले आया एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, एंड ये क्या हो जाएगा, एंड क्या लिख देंगे, एफ इज ऑड। कुछ यहाँ पे फंक्शन वर्बली वो भूल गया है, कुछ बच्चे उस फंक्शन को पिक नहीं कर पाए। कंसीडर द साइन फंक्शन एस, फंक्शन एक्स डिपेंडेंट है क्योंकि दूसरा फंक्शन भी एक्स डिपेंडेंट है, एंड फंक्शन का नाम उसने एस दिया, आगे बता दिया ट्रिग्नोमेट्रिक वाला साइन एक्स है, एंड पी फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो क्या है एक्स क्यूब प्लस वन, आगे एक्स की वजाहत कर रहा है कि एक्स कोई भी रियल वैल्यू है, ठीक है, पी कंपोज ऑफ देस और मल्टीप्लाई करना और शो करना है, ये दो कंपोजिशन में इनमें से कोई जो है आपस में बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है। हमने पहले निकाला, क्या निकाला, पी कंपोज ऑफ एस, पी कंपोज ऑफ एस डिपेंड ऑन एक्स। अब यहाँ पे मसला क्या है, एग्जाम में ये सवाल जो तुम्हारे सामने पाई नंबर का आ जाता है। अब पाई नंबर में वो देख क्या रहा है, वो आपकी स्टेपिंग देख रहा है, एंड स्टेपिंग बड़ी क्रिटिकल है, जो मैं भी कर रहा हूँ वही करना। आज भी बहुत से बच्चों को वापस भेजा जाएगा, कल उन्होंने तवज्जो से बात नहीं सुनी। पहले तो हमने बताया इनकी कंपोजिशन एक्स पे डिपेंड करेगी और ये डिपेंड करेगी एस ऑफ एक्स पे, यानी बाद वाली चीज पे डिपेंड करेगी, और एस ऑफ एक्स है क्या, वो साइन एक्स है। अब पी फंक्शन में जाओ, जहां वेरिएबल एक्स आ रहा है वहां साइन एक्स, पी फंक्शन में मैं गया, साइन एक्स का क्यूब प्लस वन, तो पी कंपोज ऑफ एक्स, साइन ऑफ क्यूब ऑफ एक्स प्लस वन। कुछ बच्चे परेशान होंगे कि एक्स के ऊपर क्यूब नहीं आया, याद करो मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हो कि अगर टिग्नोमेट्रिक वैल्यू पे स्क्वायर क्यूब है तो वो सिर्फ टिग्नोमेट्रिक वैल्यू पे, एंगल पे नहीं है। ये स्टेपिंग है, हम कहीं ना कहीं इसमें स्टेप में गोता मारते हैं, एंड पाई नंबर में वो सिर्फ स्टेप देख रहा है। दूसरा क्या था, एस कंपोज ऑफ पी, एस कंपोज ऑफ पी डिपेंड ऑन एक्स, इज डिपेंड ऑन पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स किसके बराबर था, वो था एक्स ऑफ क्यूब प्लस वन। अब एस फंक्शन में जाना है और जहां उसका वेरिएबल आ रहा है वो रिप्लेस कर देना है। ये क्या हो जाएगा, वो साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन। ये क्या निकल आया, एस कंपोज ऑफ पी। वो एक शब्द ने तो अजीब काम कर दिया, साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन ऑफ वन। आंसर बेटा बिल्कुल गलत है, यहाँ तक था आंसर। मैं उस बच्चे से सवाल पूछूं, बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्यों बनाया था? अगर तुम्हारा सो कॉल्ड इतना सिंपल है, इतना सिंपल है तो लिख देते साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो फर्स्ट ईयर पढ़ के आ रहे हो, ये कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये यहीं पे तुम्हारा आंसर है। तीसरी चीज उसने कहा था पी एस, प्रोडक्ट निकालनी है, पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस वन। अब ये कंपोजिट नहीं है, ये सादा सी मल्टीप्लिकेशन है इनटू साइन ऑफ एक्स। तो p मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होगा, साइन ऑफ एक्स एक्स क्यूब इनटू साइन ऑफ एक्स। आंसर। अच्छा ये प्लस है, सॉरी ये प्लस कर दे, कुछ भी नहीं, और आखिर में लिख देना हैंस
P composed of S not equals to S composed of P not equals to, hence proved. बिकॉज मैं कहता कोई भी इनमें से आपस में दो बराबर नहीं है. अब ये काम तो यहाँ तक तो दो क्वेश्चन दिए हैं कंपोजिट पे, बुक में एक एग्जांपल दिए, उन्होंने सिर्फ अलजेब्रा सिखाया है. व्हाट इज कंपोजिशन नहीं समझा, वो मैं समझाने जा रहा हूँ. अब वो मैं इसलिए अब समझाने जा रहा हूँ कि मेरा अगला सवाल फंस जाएगा. अब अगला सवाल मेरे हिसाब से इंटर का नहीं है. इंटर में जो नॉलेज दी है उसके हिसाब से अगला सवाल बिल्कुल फिट नहीं होता. एंड 29 साल से गलत क्वेश्चन पढ़ा हुआ, मैं करवा देता हूँ. काफ़ी लोगों को मुश्किल होगी, लेकिन उसके लिए पहले कंपोजिट का आइडिया क्या है. तो तुमने अलजेब्रा सीख लिया, अब कंपोजिट कहती क्या है उसके लिए हम दो सेट बना लेते हैं. T of x 2x और G of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3. एंड ज़रा तुमसे मैं कहता हूँ G कंपोज ऑफ T बनाओ. क्या करते थे तुम? G कंपोज ऑफ T डिपेंड ऑन x एंड G डिपेंड करता है T ऑफ x पे. G डिपेंड ऑफ 2 ऑफ x एंड ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3. G कंपोज ऑफ T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3. अब मैं ज़रा एप्लीकेशन में आ रहा हूँ. मेरे पास दो सेट्स हैं A एंड B, और बल्कि तीसरा सेट भी है C. A B C. पहला ऑपरेशन हमने यहाँ पे T वाला किया. वैल्यूज हैं 2 5 3. हाँ ज़रा इसका बताओ क्या होगा. ये कहता है हर मेंबर को ट्वाइस कर देना है. 2 का दुगना, 5 का दुगना 10, और ये क्या है 6. अब अगला सेट क्या कह रहा है? अगला सेट कह रहा है ये जो आया है इसका स्क्वायर करके ऐड करो. तो इसको ऐड करवाओ. 4 का स्क्वायर 16 और 3 19. हाँ स्क्वायर 103. एक्सलेंट. 6 का स्क्वायर 36 3 39. अब कंपोजिट क्या होता है? अब कंपोजिट क्या होता है? एक ऐसा सेट, एक ऐसा फंक्शन जो ये ले और ये प्रोड्यूस कर ले. यानी वो ये इंटरमीडिएट दरमियानी चीज ही नहीं पैदा करे. ये कंपोजिट है. यानी 2-3 अमल को वो एक ही में कर दें हम. 2 स्टेप 3 स्टेप 6 स्टेप को एक स्टेप में कर, इसको कहते हैं कंपोजिट हो गया, मिल गया. एंड तुम्हें दिखाऊं ये जो हमने निकाला है. जरा एक्स इनिशियल वैल्यू 2 पुट करो. 2 का स्क्वायर 4 4 सा 3. देन 5 25 25 4 सा 100 100 को 3 में. देन इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 4 सा 36. पूरे तुम्हारी बुक में ये नहीं समझाया. तुम्हारी बुक में क्या समझाया? वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, कर लिया, घर जाओ. भाई ये क्या है? नहीं मालूम. ये तो मैं आपको समझा रहा हूं. दिस इज कंपोजिट. एंड अच्छा भला इस पे भारी भरकम टॉपिक हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नहीं है बुक में. अब इस कंपोजिशन में तुमने कुछ देखा. तुमने ये देखा कि जो कंपोजिट आता है वो डायरेक्ट जो है रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, और उसमें एक डायरेक्शन होता है. यानी अब मैं सी से बी नहीं बना सकता. जबकि पीछे हमने देखा, हमने एफ कंपोज ऑफ जी कंपोज ऑफ, वो तो अलजेब्रा सीख रहे थे, तो हमने सारे कवानीन तोड़ दिए और बच्चे को उल्टा सीधा सब सिखा दिया. अब बच्चा तो ये समझ जाए कि एफ कंपोज ऑफ जी भी होगा, जी नहीं बेटा एक होता दूसरा नहीं होता. वो तो अलजेब्रा सिखा रहे थे, इसलिए उन्हें परवाही नहीं थी. अब मुसीबत क्या आई? ये सवाल तबाही ले आया. जो मैंने समझाया उससे भी भारी सवाल है. तो मैं बार बार कहता हूँ ये हमारे आउट ऑफ कोर्स है, तो मैं बहुत सारे इसमें झटके लगेंगे. पढ़ लो, मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं टकराएगा. वहाँ तुम्हें थोड़ा जान पहचान मिल जाएगी.
उसने कहा एफ फंक्शन, अब देखो कंपोजिट बनाने के लिए इस तरह की डेफिनेशन आती है, जबकि आपने पीछे के सवाल में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं देखी। ये तो अलजेब्रा से कह रहे थे, इसलिए उसने कोई डेफिनेशन इस तरह आती है भर की भरकम। उसने कहा एक सेट ए है, एक सेट बी है, सी है, डी है, और ए बी सी डी, और ये एफ जो सेट है वो ए से बी है, जी सेट जो है वो क्या है, बी से सी है, एंड उसके बाद क्या है, एच सेट क्या है, सी से डी है। इसके मेंबर्स कह रहा है जो दिल चाहे ले लो। अब मैं 2 लूँ 18 लूँ फिर फॉर्मूला नहीं है, कह रहा दो जो दिल चाहे ले लो। अब मैं कौन होता हूँ? मैंने भी उसी जगह जवाब देना शुरू कर दिया, जैसे तुम नहीं चला ऐसे मैं नहीं चला। अब मैं ड्राई कंसेप्ट लगाऊंगा कंपोजिट का, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा। एक तो तरीका था मैं फॉर्मूले बनाऊं अपनी मर्जी के और फिर वैल्यूज लेके प्रूफ करूं। मैंने भी उठा के ए बी सी डी ले लिया। ऐसा देखना, जब फंक्शन ए में ए पुट होगा तो वो क्या देगा, बी। अब बैकग्राउंड में ये याद रखना, एफ ऑफ ए क्या प्रोड्यूस करेगा, जब इनपुट एफ सेट में ए दोगे तो वो ये प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह जी सेट में क्या दोगे इनपुट, बी, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सी। इसी तरह सी सेट में क्या इनपुट दोगे, सी सेट में सॉरी एच सेट में सी इनपुट करोगे तो वो डी निकलेगा। अब ये सारा थ्योरेटिकल पे मलबा आ गया। एक तो वैसे ही थ्योरी का चैप्टर था और मजीद ट्राई हो गया। सबसे पहले वो कह रहा है ये चीज निकालिए, एच कंपोज ऑफ जी कंपोज ऑफ एफ। पहले मैं ये पार्ट कर रहा हूं। मैंने उसके लिए कहा जी कंपोज ऑफ एफ, जी कंपोज ऑफ एफ, जी डिपेंड ऑन एफ ऑफ ए। जी किस पे डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है, और बी कहां से आता है, एफ ऑफ ए। तो मैंने लिखा जी का इनिसार एफ के आउटपुट पे है। मिसाल के तौर पर मैं इसको बड़ी अजीब सी मिसाल दूं। एक जब कॉलेज में एडमिशन होते हैं तो वो एडमिशन किस चीज पे डिपेंड करते हैं, मैट्रिक के बच्चे पे। अगर मैट्रिक से खुदा ना करे बच्चे ही नहीं निकल रहे तो आप कॉलेज में किसको एडमिशन दोगे। तो मैं यही समझा रहा हूं, अगर जी कॉलेज प्रोसेस है और ये स्कूलिंग प्रोसेस है तो ये इस पे इंहिसार कर रहा है। एफ में स्कूल में नर्सरी का बच्चा हमने डाला है जो 13-14 साल बाद क्या कर रहा है, मैट्रिक का बच्चा, और ये जा रहा है अगले प्रोसेस जी में। तो जब हम कह रहे हैं जी कंपोज ऑफ एफ, इन दोनों की कंपोजिशन ये डिपेंड करती है एफ ऑफ ए पे। एंड जब एफ ऑफ ए इसमें पुट करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, ये बनेगा बी, और जब जी में बी पुट करोगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, थ्योरी बातें कर रहे हैं। देयरफॉर एच कंपोज ऑफ जी कंपोज ऑफ एफ क्या होगा, एच डिपेंड ऑन, ये पूरा चीज सी बन गई। एच में क्या पुट करोगे, डी तो पुट ही नहीं होगा बेटा, एच में क्या पुट करोगे तो क्या देगा वो, देयरफॉर एच कंपोज ऑफ जी। अब वो दिमाग हिलना शुरू हो गया बॉसों का। आपने मेजर जो क्वेश्चन दिए हैं और एग्जाम में भी जो दे रहे हैं वो सिर्फ अलजेब्रा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा, ये तो सब छुड़वा रहे हैं। अभी सफर नहीं खत्म हुआ, अभी आधा हुआ है। अब दूसरा इसका पार्ट क्या है, एच कंपोज ऑफ जी कंपोज ऑफ एफ। एच कंपोज ऑफ जी डिपेंड ऑन एफ ऑफ ए। हम ये कह रहे हैं एच और जी का इनिसार किसके ऊपर है, वो एफ के आउटपुट पे। एफ का आउटपुट देखो क्या आ रहा है, तो एच और जी का कंपोजिशन डिपेंड कर रहा है बी पे।
अब जब इन दोनों में हम बी पुट करते हैं, इन दोनों में बी पुट करते हैं, तो अभी मैंने दिखाया था क्या प्रोड्यूस होता है, डायरेक्ट इन दोनों की मिलाप से क्या प्रोड्यूस होगा, डी। अभी इस चीज की और वजाहत करता हूँ, कोशिश करता हूँ और वजाहत कर दूँ। एक ऐसा मैं स्कूल बनाने जा रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहा हूँ, जो मैट्रिक के बच्चे को लेगा, इंटर भी कराएगा, ग्रेजुएशन कराएगा, और ये प्रोसेस एक करके यहाँ डी प्रोड्यूस करेगा। ऐसा इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में, पाकिस्तान आर्मी का लॉन्ग कोर्स। पाकिस्तान आर्मी वाले मैट्रिक के बच्चे को ले लेते एंड मैट्रिक के बच्चे को लेके उसके बाद वो इंटर भी करवाते हैं, उसके बाद जो है उसको फौजी ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं, देन उसको वो ग्रेजुएट करवाते हैं, ग्रेजुएशन। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन उसको लेफ्टिनेंट का ओहदा मिल जाता है, तनख्वाह मिलने लगती है, एंड आर्मी के वो अपने जो एक्सरसाइजेज है वो भी कर रहा होता है, एंड देन उसके बाद जब वो यहाँ निकलता है डायरेक्ट, तो यहाँ से उसको कैप्टन में आर्मी में डायरेक्ट रैंकिंग हो जाती है। अब देखना इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो कंपोजिशन जी और एच का कंपोज एक कर दिया, एंड उसमें एक इनपुट क्या हो रहा है, उसमें बच्चा एफ ऑफ ए इनपुट हो रहा है, ए का स्कूल का आउटपुट आ रहा है इसमें, एंड वो ये प्रोसेस दिखा नहीं रहे, वो डायरेक्ट उस बच्चे को बाहर ले आ रहे। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि एच कंपोज ऑफ जी इनिसार कर रहा है एफ के आउटपुट पे। एफ के आउटपुट को हमने बी कहा है, जब इस पूरे प्रोसेस में पुट होगा, प्रोसेस अलग से नहीं दिखा रहे, वो जो मैंने अभी तुम्हें शुरू में करके दिखाता है एक ही बन जाता है, वो एक बन गया, उसने बी लिया और बी लेके उसने डी प्रोड्यूस कर दिया। काफी लोगों की हालत बुरी हो गई है। नहीं खोल सकते क्योंकि वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस है। तुम इंटर को, आप आर्मी वाले ये नहीं कहते, इंटर पास करने वाले उसको कहते हैं तुम चले आओ घर, अब तुम्हें करना ही करना है। तुमने इंटर किया, इंटर करने के बाद वहीं रहोगे और वही है, तो वो एक ही मशीन से बन के निकलेगा, वो दो मशीनों में नहीं जाएगा, दो प्रोसेस में नहीं जाएगा। कैन यू डिफाइन एफ ऑफ जी? अभी थोड़ी देर पहले जब हम कर रहे थे तो एफ ऑफ जी भी निकाल लेते, जी ऑफ एफ। अब जरा इस तस्वीर में देखो एफ ऑफ जी क्या होगा। एफ ऑफ जी होगा इस एफ ऑफ जी ऑफ बी। एफ ऑफ जी का मतलब ये, एंड जब जी में मैं बी पुट करूंगा तो क्या होगा, क्या एफ में हम सी पुट कर सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है एक बच्चा जो इंटर कर ले वापस जाके नर्सरी में एडमिशन ले ले? ये इसका मतलब ये है। तो जिस वक्त अब हमारी बुक में तजाद क्या है, तजाद ये है कि उसने अलजेब्रा सिखाने के चक्कर में बच्चे का बढ़ावा कर दिया, उसने कहा एफ ऑफ जी भी पॉसिबल है, जी ऑफ एफ भी पॉसिबल है। देन अगर हम अपनी बुक से सिर्फ इस सवाल को निकाल दें तो उसकी बात वहाँ तक तो सही है, लेकिन इस सवाल ने सारा मुसीबत कर दी। अब यही चीज़ें जब हम जाते हैं प्रोडक्शन साइड पे, ये कंपोजिट फंक्शन बनते हैं। एक रॉ मटेरियल आया है, उसको एक मशीन में डालेंगे, कितने प्रोसेस उसके ऊपर होंगे, कंपोज होंगे। एंड ये अब कंपोजिट फंक्शन एक इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी है, एमबीए वाले के भी लिए बहुत ज़रूरी है, जो प्रोडक्शन का इंचार्ज बनने जा रहा है। उसको भी मालूम चाहिए कि फंक्शन कितनी मिल रहे हैं एक साथ। तो ये मैथमेटिक्स सिर्फ साइंस वाले, सॉरी इंजीनियर्स के काम नहीं आ रही। वो जो सोचा है कि मैं बीबीए कर लूंगा उसके बाद एमबीए कर लूंगा, खौफनाक तरीके से उसका इंतजार कर रही है। मतलब अब मेरा एक जुमला है, वंस आपने इंटर में इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग से कर लिया, अब मैथमेटिक्स जान नहीं छोड़ेगी, चाहे किसी शोबे में चले जाओ। हाँ, एक शोबा है जिसमें फौरन नहीं लगती है, मेडिकल साइंस या मैं एमबीबीएस, हाँ वहाँ तो हम जा नहीं सकते। उसके लिए फिर 2 साल वापस जाओ और फिर वापसी का सफ़र करो। और एमबीबीएस वाले भी मुसीबत में आ जाते हैं मैथमेटिक्स से। कब? जब वो स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, भरी हुई है मैथ्स, FRCS वगैरह करते हुए। चाहे तुम अपने किसी कज़न भाई बहन को पढ़ा रहे हो, एमबीबीएस वाले को मुस्तकबिल में, हाँ
एक्सरसाइज 1.2 बहुत छोटी सी है, शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। क्या है? फंक्शन, एक रिलेशन या फार्मूला होता है, उसका ग्राफ बना दो। इनपुट हमारा आउटपुट उसने डिफाइन कर दिया, फॉर्मूला डिफाइन कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, पहले बात सुने। फाइंड द ग्राफ एंड ड्रॉ इज स्केच इन आर स्क्वायर। ये फाइंड द ग्राफ क्या होता है? वो जो ऑर्डर पेयर निकालोगे 2, 3, 7, उसको कहते हैं ग्राफ। और स्केच जो एक्चुअली तुम स्केच करोगे, खाका बनाओगे। आर स्क्वायर 2 डायमेंशन प्लेन, 2 डायमेंशन प्लेन एक्स वाई प्लेन को भी कहते हैं, क्योंकि जब तुम 2, 3 कहते हो, 2, 3 तो तुम 2 डायमेंशन बताते हो। 3 डायमेंशन होता है एक्स, वाई एंड जेड। तो आर स्क्वायर एमसीक्यूज में कहीं पूछ सकता है, 2 डायमेंशनल प्लेन है। एंड आर स्क्वायर हमारे दीगर चैप्टर 7 में भी आएगा, 2.1 में भी है। अगर तुम 2.1 की थ्योरी पढ़ लो तो एक्स वाई प्लेन को या 2 डायमेंशनल प्लेन को आर स्क्वायर कहते हैं। सबसे पहले इनके ऑर्डर पेयर देख लें। एक्स एंड, बल्कि मैं यहाँ पे एफ एक्स देखो, एफ एक्स पहले दिन से कह रहा हूँ, वाई के बराबर चाहो तो यहाँ वाई लिख सकते हो। हाँ भाई, 0 पे 0, 1 पे 3, 2 पे 6, -1 पे -1 पे 3, माइनस, क्योंकि मॉड में माइनस जाके ख़त्म हो जाता है 6। 4-5 वैल्यूज़ लेके प्लॉट करता हूँ। अगर शेप अच्छी नहीं बनी तो और मज़ीद वैल्यूज़ को भी हम शामिल कर लेंगे। तो पहले 4-5 वैल्यूज़ को देख लेते हैं प्लॉटिंग करके। एक्स और चाहो तो इसको एफ और एक्स या वाई, वही आधे सेंटीमीटर या 2-2 मिलीमीटर पे। कोई ग्राफ पेपर एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा सेकेंड ईयर में, आप मांगते रहेंगे, वो आपको हैरत से देखता रहेगा कि ये कौन सी मखलूक आ गई। ये बेहतरीन ग्राफ बन रहा है। वो हम इतने छोटे बच्चे थे, मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में हमें सपोर्टिंग लाइनें देते थे बना के, बन गई ना सपोर्टिंग लाइनें, और बड़े आराम से बनी। अगर तुमने ये मिलीमीटर सही नापे हैं, बड़ा एक्यूरेट ग्राफ बनता ही है। 0, 0, x1 y की वैल्यू 3, 1, 2, 3, देन y की वैल्यू x1 2 पे y की वैल्यू 1, 2, 3, -1 पे +3, -2 पे ये V टाइप का एक शेप बन जाएगा। आर स्क्वायर नहीं करता ही नहीं है, लीनियर फंक्शन है, स्क्वायर तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा मुझे। एक लाइन बनेगी है, इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, मॉडुलस फंक्शन कहलाते हैं, बहुत लंबी लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है। याद रखो, तमाम जितनी तुम मैथमेटिक्स पढ़ लो, इसके बैकग्राउंड में ग्राफ है, अलजेब्रा ग्राफ है। एक्सरसाइज 3.8 फर्स्ट ईयर, 4x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या चलो 3y स्क्वायर 4 डेज इज इक्वल टू 12। तुम ग्राफिकली प्लॉट कर लो, ये 2 शेप बनेगी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं सॉल्व में। तो मैं आप बोला हूँ, फर्स्ट ईयर में बोला ही नहीं था मैं। तमाम जितनी चीज़ें हैं अलजेब्रा की, ग्राफिकली प्लॉट हो सकती हैं। तमाम टिग्नोमेट्री की चीज़ें ग्राफ में प्लॉट हो सकती हैं। तमाम ज्योमेट्री की चीज़ें ग्राफ में प्लॉट हो सकती हैं। तमाम कैलकुलस की चीज़ें ग्राफ में प्लॉट हो सकती हैं। तो जब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड में वो कहता है तमाम, ये एक्चुअली 1.2 में वो ये आइडिया दे रहा है। और 3
सवाल से दे रहा है जो कि नामुकम्मल है। बहुत बड़ा आइडिया बहुत थोड़े से सवाल से दे रहा है। तो जो जो रिलेशन होती है और बाद में वो फंक्शन भी बनती है, उसके ग्राफ होते हैं। अब क्या करना हमने, हम इस वक्त रेडी हैं लिमिट पढ़ाने के लिए, लेकिन एक मसला क्या है, लिमिट में आ जाएगा लॉगरिथम। कैलकुलस में यानी चैप्टर 1 में, चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में तमाम जगह छोटे छोटे लॉगरिथम के टॉपिक आएंगे। क्या तुम्हें लॉग आता है मैट्रिक का? मुसीबत क्या हुआ कि मैट्रिक का लॉग हमने पूरा पढ़ा ही नहीं। हमारे टीचर ने सिर्फ वो मैट्रिक में पढ़ा दिया जो एग्जाम में आता है, कैरेक्टरिस्टिक मैंटीजा, हमें हवा भरी, हम आ गए मैदान में। एंड यकीन करो कैरेक्टरिस्टिक मैंटीजा तो कोई पूछता ही नहीं है। उसके अलावा आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैट्रिक की बुक से उठाया है मैंने और एक लॉग के ऊपर मैंने क्लास रखी है 20-25 मिनट की। एंड जो कुछ मैं बोल रहा हूँ यकीन करना, जाके मैट्रिक की बुक खोल लेना, सब लिखा हुआ। एंड तुम खुद अभी थोड़ी देर में हैरतज़दा होगे कि मैट्रिक की बुक में लिखा है। अब उसने यहाँ ये सोच के सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ाया ये बच्चे को आता है, उस बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है। अब क्या करें हम, या तो मैं लॉग नहीं पढ़ाऊँ, अच्छा बीच में आए बता दी ये लॉग में होता है, तो मैं लॉग पढ़ा रहा हूँ। एंड तुम थोड़ा सा शॉक होगे, उसकी वजह क्या है, मैं मैट्रिक का एक बड़ा टॉपिक 20 मिनट में निकाल जाऊँगा एंड प्योर थ्योरी बोलता चले आऊँगा। एंड जगह जगह आइंदा लेक्चरों में उस थ्योरी का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज लॉग। लॉग क्या होता है? हम लिखते हैं 2 पे पावर 6 इज इक्वल टू 64। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर फॉर्म में 2 पे पावर 6 इज इक्वल टू 64। अगर इसको हम लॉग में लिखने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ बेस 2, ये बेस की बात होगी, log of base 2 of 64 is equals to 6. So what is log? Log is the value, is the power of the base. जब भी मैं पूछा था what is log, जो बेस की जो पावर होती है उसको लॉगरिथमिक वैल्यू कहते हैं। यानी 64 जब बेस 2 में ब्रेक होगा तो उसकी पावर क्या लगेगी, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक वैल्यू। ये सिंपल सी व्हाट इज लॉग का जवाब है। एंड लॉग करता क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इस फॉर्मेट में लिख सकता है। मसलन हम लिख दें वो क्या था, 5 पे पावर 3 इज इक्वल टू 125। क्या लिखेंगे इसको, लॉग ऑफ बेस 3, बेस पहले लिखो, बेस 5 ऑफ 125 इज इक्वल टू, तो बेस जब किसी नंबर को बेस 5 में जब ब्रेक कर रहे हैं 125 को, तो उसकी जो पावर है दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 125। तो लॉग ऑफ 125 इज जो है वो 3 आ रही है। अब तुमने यहाँ देखा दो मिसालों में मैंने एक जगह बेस 2 लिया, एक जगह बेस 3 लिया। क्या लॉग के ऊपर बेस फिक्स होता है कि वेरिएबल होता है? तब्दील, बिल्कुल वेरिएबल होता है। तुम जो चाहो बेस ले लो। इंसान ने जब इब्तदा की लॉग सीखा, जब भी लॉग का इल्म उसने सीखा, तो ये थोड़ी है आजकल की कम्युनिकेशन आज से 300 साल पहले या 700 साल पहले थी। पहले अगर कोई वाकया अगर लंदन में होता था तो उसकी इतला हमारे पास कराची में तो खैर आती नहीं थी। अगर किसी डेवलप कंट्री में भी जाती थी तो 100 50 साल लगते थे। ये थोड़ी था व्हाट्सएप पे तस्वीर खींची और दुनिया को रवाना कर दी। ये तो अब आना शुरू हुआ ये सारे मसाइल। तो क्या है, पुराने ज़माने में, इसके साथ थोड़ी हिस्ट्री बता रहा हूँ, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ बेसिस का यूज़ किया गया। लेकिन जो जो कम्युनिकेशन बढ़ी तो प्रॉब्लम हुआ। एक ने बेस 2 में सॉल्व किया, एक ने बेस 5 में। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जनाब कोई ऐसा तरीका निकालें कि एक ही बेस में आ जाए। तो उस वक्त जो हम लॉग लेके आए वो लॉग ऑफ बेस 10 लेके आए। एंड ये बड़ा पॉपुलर लॉग था, तो इसको हम कहते हैं जर्नल लॉगरिथम।
ये सारी बातें तुम्हारी मैट्रिक की बुक में लिखी हैं। जानना बेस कोई भी लगा दो, एंड जब बेस 10 लगाते हैं तो उसको कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 है, यानी कि 1000 है, इट इज इक्वल्स टू 10 पे पावर 3, तो लॉग ऑफ 1000 व्हेन बेस 10 इज इक्वल्स टू 3। आप सुनते हैं ना 1000। अब क्या है, कॉमन लॉग में उन्होंने एक आसानी पैदा की कि आप 10 ना लिखें, अंडरस्टूड होता है लॉग ऑफ 1000 इज इक्वल्स टू 3। जर्नल लॉग में तो कहा उन्होंने बेस लिखना है, लेकिन कॉमन लॉगरिथम में उन्होंने क्या कहा, इजाज़त दे दी कि जनाब आप बेस नहीं लिखिए, तो ये ऑप्शनल है, लिखें या न लिखें। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज याद करो कॉमन लॉगरिथम की। बड़ा मसला है, हमारे बराबर वालों के यहाँ वेल्डिंग हो रही है और वो हमारे यहाँ फ्लक्चुएशन आ रही है सारी। लॉग ऑफ ए इंटू बी, मैंने बेस नहीं लिखी, बेस 10 है। हाँ, क्या जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो लॉग लग जाए, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। दो चीज़ें लॉग ऑफ बी, दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों, लॉग ऑफ बी। और क्या है, लॉग ऑफ क्या है, ए पे पावर एम हो, एम ए लॉग ऑफ, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, मैट्रिक में चौथा रूल भी है, मैट्रिक भी बुक में लिखा हुआ है। अगर मैं बेस 10 को बेस 2 में चेंज करना चाहूँ, उसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस। अगर मैं एक बेस को दूसरी बेस में चेंज करना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला लिखा है, लॉग ऑफ बेस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी इंटू लॉग ऑफ, चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला है। मैंने आज के हैंड आउट में जो इंटरेस्टेड हैं ड्राइव करके भी फॉर्मूला दिखाया है। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तुम्हें, कैलकुलस में कत्ले आम कर देगा 2 टॉपिक के अंदर। अब वहाँ कैलकुलस क्यों नहीं समझ वाली उस बच्चे को, उसको चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला ही नहीं मालूम। अब सेकंड ईयर का प्रॉब्लम थोड़ी हो, तो मैट्रिक का प्रॉब्लम है। तुम जो बड़ी ड्राई सी क्लास महसूस कर रहे हो, मैं क्या करूं, तुम्हारे उस जालिम टीचर ने बताया ही नहीं, और तुम्हारी मैट्रिक की बुक में लिखा है। क्योंकि मैट्रिक के टीचर्स ने एक समझौता कर लिया है माजरत के साथ, जैसे बहुत सारे हमारे इंटर में भी मैथ्स पढ़ाने, भाई याद वो करवा दो जो एग्जाम में आता, बाकी छोड़ो। अब वो छोड़ तो दिया, उसके ऊपर झटका आएगा। जैसे अभी तुम्हें 13वां सवाल बहुत बुरा लगा 1.1 का, बेटा आने वाले कभी झटके से बहुत जोर का बचा रहा हूं, अभी नहीं आएगा, 1.5 साल बाद आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा वो। उस वक्त थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्ब हो गया आपके पास। तो जब भी हम चाहें बेस चेंज कर सकते हैं, और बेस चेंज करने का फॉर्मूला उसकी मैंने डेरिवेशन तक कर दी है, 4 लाइन की डेरिवेशन है कि कैसे ये फॉर्मूला वजूद में आया। मतलब डेरिवेशन पे मैंने इसलिए कर दी, कोई अगर फर्दर इंटरेस्टेड है तो उसके लिए। अब ये एंटी लॉग क्या होता है? एंटी लॉग का उल्टा अमल, वो करप्शन का खात्मा करने के लिए एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बना दिया गया, हाँ, जो करप्शन को ख़त्म करेगा, तो लॉग को ख़त्म करेगा। अब ज़रा लॉग याद करें क्या था। अब बेसिकली हमने ये लिया था, जो पहली मिसाल थी वो क्या थी, 2 पे पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। तो लॉग ऑफ क्या था, बेस 2 ऑफ 64 इज इक्वल्स टू 6। वापस इसमें जाना है, दिस इज एंटी प्रोसेस। ये लॉग प्रोसेस है, ये एंटी लॉग है। तो अब एंटी लॉग जब हम लेते हैं तो कुछ भी नहीं करते, लॉग ऑफ 2 64 ऑफ क्या 64 क्या लिख दिया, टेकिंग एंटी लॉग। जैसे मैंने कहा टेकिंग एंटी लॉग, कुछ भी नहीं होगा, बेस 2 को इससे चलूंगा, 2 पे पावर इज इक्वल्स टू। अब तुम्हें क्या बुझा दिया गया था,
कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसम है। तुम इस बेसिक चीज को और ही नहीं कर पाए जो कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसम है। होता क्या है, वहाँ पे मैट्रिक की कुछ शायद फॉर्मेलिटी है कि बच्चे को जो है कैलकुलेटर से दूर रखा जाए। अब कैलकुलेटर से जब उन्होंने दूर रखा तो उसके लिए एक प्रोसेस उन्होंने बताया जो ज़माने कदीम में बुकें होती थी, लॉगरिथम टेबल्स होते थे, उन ज़माने कदीम की बुकों। अब बच्चा वो भूल गया कि व्हाट इज एंटीलॉग, वो लग गया कि 2 के 3 में देखो तो वहाँ से डिफरेंस देखो, वो उस चक्कर में पड़ गया एंड मेन चीज़ भूला हुआ। मैं उसको सादा अल्फाज में कहता हूँ, पावर को वापस बहाल करने को एंटीलॉग कहते हैं। तुम्हारे कैलकुलेटर में अगर तुम देख पाओ, ये तुम्हारा लॉग है, नहीं आ रहा नजर, ये तुम्हारा बटन जो है वो लॉग का है एंड गौर करना ये एंटी लॉग है 10 पे पावर x, यानी एंटी लॉग का कोई अलग नहीं है, बेस वापस है। एंड ये कॉमन लॉगरिथम की बात हो रही है हमारी, जनरल लॉगरिथम की बात नहीं हो रही, बेस 10 वाली लॉगरिथम की बात हो रही है। हमारा सफर तो अब शुरू होगा आज का। हमने कहा कॉमन लॉगरिथम, दूसरा लॉगरिथम हमारे पास आया, वो सॉरी पहला लॉगरिथम आया जनरल लॉगरिथम जिसमें बेस कुछ भी लगाओ, देन बेस 10 लगाने लगे तो हमने कहा कॉमन लॉगरिथम। अब उसके बाद क्या होना शुरू हुआ कि लॉग ऑफ 37 लेना है, ये तो बात समझ में आ गई 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन लॉग ऑफ एक्स क्यूब वेरिएबल आया तो हमारा वेरिएबल का जो वैल्यू जो है वो हमारे कॉमन लॉगरिथम नहीं संभाल पाया। कॉमन लॉगरिथम जो है वो कांस्टेंट वैल्यू को संभाल लेता है। अब हमें एक नए लॉगरिथम की जरूरत पड़ी जो वेरिएबल को भी संभाले, तो उसके लिए एक नया लॉगरिथम डेवलप किया गया, उसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, उसकी बेस ई होती है, उसकी बेस 10 नहीं होती, ई होती है। एंड व्हाट इज ई? ई को बाकायदा डिफाइन किया गया। ई एक, अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ई के मुतालिक तुम्हारी मैट्रिक की बुक में ई का जिक्र है, लेकिन ये नहीं बताया ई क्या है, क्योंकि तुम थोड़े से बड़े हो। तो ई एक सीरीज से डिवाइन होती है, एक्स पे पावर 0/0 फैक्टोरियल, एक्स पे पावर 1/1 फैक्टोरियल, एक्स पे पावर 2/2 फैक्टोरियल। इसको एक मैथमेटिशियन था टेलर, तो टेलर सीरीज कहते हैं। और जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल। और इस सीरीज का जीपी की मदद से इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिकल, जो कि कहीं पे भी नहीं है तुम्हारे कोर्स में, से सम किया गया तो ई की वैल्यू आती है वो 2.7124 एंड कांस्टेंट है ये। अब आपको ऑनवर्ड मैथमेटिक्स में ई भी याद रखना है। एंड अगेन रिपीट कर दूं, ये इरेशनल वैल्यू है, यानी आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मैट्रिक में ये सब जिक्र नहीं है। हाँ, मैट्रिक में ये जिक्र है ई होता है और ई की वैल्यू ये होती है। मैंने ये इजाफी जिक्र क्योंकि ये देखते हुए कि तो थोड़ा सा कि जीपी का मतलब समझते हो इनफाइनाइट डिग्री, मैंने ये भी शामिल कर दिया। तो ई एक वेरिएबल से डिफाइन होता है एंड उस लॉगरिथम को, नेचुरल लॉगरिथम को एलएन से रिप्रेजेंट करते हैं, एलओजी नहीं लिखते। तुम्हारे कैलकुलेटर में एलएन लिखा है, तो मेरे से बहुत तो ने आज तक उसको एलएन समझा ही नहीं होगा। ये लॉग है, लॉग के बराबर में पढ़ो, ये आई एन नहीं है एलएन है। तुम आज तक उसको बड़े क्या मैं भी आई एन पढ़ लेते। तो ये नेचुरल लॉग है। एंड तुम्हें जगह जगह ये वैल्यूज शायद इस्तेमाल भी करना पड़े कैलकुलेटर पे आइंदा आने वाले थ्रू में। अब नेचुरल लॉगरिथम के वही रूल्स हैं जो हमारे कॉमन लॉगरिथम के।
यानी दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या होगा ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b। नेचुरल लॉगरिथम में भी बेस नहीं दिखाते, अंडरस्टूड होती बेस ही है। मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, चेंज ऑफ बेस का भी वही रूल है, उन रूल्स में कोई चेंज नहीं हुआ। अब इसका एंटीलॉग कैसे होगा? लेट सपोज मेरे पास कोई लिखा हुआ है ln ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है 2788। एंटीलॉग लेना है, टेकिंग एंटी ln, क्या होता है बेस, एंटीलॉग में बेस आता है। अब बेस 10 नहीं है, नेचुरल लॉग का बेस ई है, ई पे क्या पावर है, तो बार बार कह रहा हूं, जहां पे मैंने अभी ln का बटन दिखाया, शिफ्ट के साथ ई पे पावर x लिखा है, यानी ई पे पावर बता दो, ये जैसे तुम्हें निकालना है वो निकाल भी सकते हो। एंटी लॉग कैलकुलेटर से भी निकल सकता है, अमूमन हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चाहे कोई तो निकाल सकता है। चैप्टर 5 में, 4 में तो उन्होंने लॉग का इस्तेमाल किया है, 1 में भी करा है। चैप्टर 5 में लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करवा रहे हैं डेरिवेटिव में, और इतनी डिटेल के साथ हो रही है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 ऑफ साइन एक्स, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तुमने पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में, कोई भूल गया तो अलग बात है, लेकिन पढ़ी हुई है। लेकिन मैं तुम्हें तो इस तरह की इक्वेशन दे दूं, अकाउंट सॉल्व एक्स, तुमने तो कभी नहीं की, वो यहां पे ये जाती कर रहा है। अच्छा, उसने खुद लॉगरिथमिक इक्वेशन मैट्रिक में नहीं पढ़ाई, उसने लॉगरिथमिक इक्वेशन कहीं फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाई, लॉग पूरे सेकंड ईयर में कहीं तस्करा ही नहीं है कि व्हाट इज लॉग, इक्वेशन सॉल्व कर रहा है। चलो एक सवाल गलती से दे दिया है, नहीं भाई एक नहीं 3-4 सवाल हैं, और एग्जाम में मुतवाता आ रहे हैं, बाहर से बना रहा है वो अपने, कोई बात ही नहीं है। अब जब मुझे इतनी सारी चीजें मालूम है तो मैं कवर करूंगा, इसीलिए 15-20 मिनट की आज की क्लास है, और इसके साथ मैंने लॉग के ऊपर होमवर्क भी दिया आज, अच्छे खासा 18-20 सवाल दिए मैंने, ताकि उस कमी को जब हम वहां पहुंचे यहां मीट कर सकें हम। क्या कह रहा है, कन्वर्ट इनटू लॉगरिथम फॉर्म, क्या लिखोगे, लॉग ऑफ बेस 5, पहला सवाल खत्म हो गया। दूसरा सवाल, log of x 81 is equals to 4, taking anti-log, अब एंटी-लॉग लेके कुछ अमल नहीं होगा, शाबाश, बेस ऑफ x पावर 4 इज इक्वल टू, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है एंटी-लॉग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में लिखना लॉग है। अब क्या है, बेस मालूम नहीं है, पावर सेम बनाओ, 3 पे पावर 4, दिस मीन्स x इज इक्वल्स टू, ये लो लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व हो गई, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक इक्वेशन। और ज़्यादा बड़ी कर दें, टाइम हो गया है, मुझे भी एहसास करना चाहिए, बस खत्म करते हैं। लॉग ऑफ बेस 2 थोड़ा सा बड़ा कर दिया, टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग क्या होगा, 2 पे पावर -3 इज इक्वल्स टू 4। अभी अलजेब्रा की इक्वेशन बन गई, नेगेटिव पावर पॉजिटिव में हो जाएगा, 1/8 किसके बराबर हो जाएगा, 1/8 -1 इज इक्वल्स टू 4x
8 एलसीएम लेना इज इक्वल्स टू 4x, x इज इक्वल्स टू -7 बाई ये तो चल रहा था हमारा कॉमन लॉगरिथम। अब क्या करें हम, नेचुरल पे आ जाते हैं। हमारे चैप्टर 5 में इस पे सवाल है इस टाइप के, ln ऑफ 2x प्लस 1 टेकिंग एंटी लॉग, e पे पावर 4 minus 1 is equals to 2x, and 2x is equals to x will be equals to e पे पावर 4 minus 1 by, कोई इंटरेस्टेड है e पे पावर 4 सॉल्व करना, कैलकुलेटर से कर ले, कोई 56 डेसिमल वैल्यू में आ जाएगा, उसमें से 1 माइनस करके डेसिमल में जवाब देना दे दे, ये लो लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व हो गए। अब जिस वक्त हम चैप्टर 5 पढ़ रहे होंगे बेटा, वहाँ हम लॉग नहीं पढ़ रहे होंगे, वहाँ हम पढ़ रहे होंगे कैलकुलस, वहाँ हम फंसे हुए होंगे कैलकुलस में, और कैलकुलस आके सिंप्लीफिकेशन पे रुकेगा, लॉग पे, बच्चे के लिए लॉग तबाही बन जाती है। तो जो मेरा मेन टॉपिक होता है वो तो बहुत पीछे चला जाता है, और जो सब टॉपिक होता है वो फ्रंट पे आ जाता है। तो उसको बचाने के लिए मैं ये क्लास इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत शुद्ध बुद्ध पैदा कर रहा हूँ। टीचर मैं हूं ना, मुझे मालूम है क्या मसाइल हैं, ये सब चीजें कोर्स में नहीं है। फिर वो जब जल्दी जल्दी पढ़ाएगा तो मेन टॉपिक डूब जाएगा। e पे पावर 3x इज इक्वल्स टू 6, क्या करेंगे हम, टेकिंग एंटी लॉग नहीं लेंगे बेटा, ये ऑलरेडी एंटी लॉग है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ, लॉग में क्या होता है, ln और बेस e लिखते नहीं है, 6 इज इक्वल्स टू 3x, ln ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू x। तुम ये ना करना 3 1 3 2 दा, ये 6 नहीं है, ये ln ऑफ 6 है। तुम्हें एक बहुत शौक है इस वैल्यू को निकालने का। कैलकुलेटर पे मैंने अभी ln का बटन दिखाया था, जिसे in तुम पढ़ते थे, तो ln ऑफ 6 की वैल्यू डेसिमल में आएगी, डिवाइडेड बाय डेसिमल में भी दे सकते हो, नहीं तो ये बेहतरीन जवाब। अब इस तरह की चीज़ें हमें वहाँ डेरिवेटिव में तंग कर रही होंगी, और वो डेरिवेटिव 2.5-3 पेज का जा रहा होगा, और 4-6 लाइनें आके हम बीच में टकरे होंगे। तो हमने उन 4-6 लाइनों के लिए आज लेक्चर में तुम क्लास होमवर्क करे हुए हो, 15 मिनट बाद जा सकते हो, एंड बेहतरीन लॉग के मुतालिक इंफॉर्मेशन लिखी है जो मैंने हैंड आउट में नहीं दी, उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी। एंड बार बार कह रहा हूँ, उतारो या ना उतारो, मैट्रिक की बुक की थ्योरी पढ़ लेना लो। मैंने आज जो कुछ लिखा है मैट्रिक से लिखा है, मैं किसी बीएससी से इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं तो बता रहा हूँ मैट्रिक हमारी मिसिंग है। देन आज मैंने तुम्हें कुछ सवाल दिए हैं एंड में लॉग से रिलेटेड, ये सारे सवाल और उनके आंसर पेज 28 एक्स्ट्रास पे मौजूद हैं, तो उन सवाल को उतारने की ज़रूरत नहीं है, होमवर्क में दिए हैं तुम्हें। तो एक्स्ट्रास में मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं, लेकिन जानबूझ के एक्स्ट्रास में मैंने लॉग की इंफॉर्मेशन नहीं लिखी, ताकि जो इंटरेस्टेड है वो उतारे, जो नहीं है नहीं नीड करे। कोई सवाल? सब अच्छा?